तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है मित्रों, क्या देखने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं राजस्व क्या है। सरकार द्वारा करों और गैर कर स्रोतों से प्राप्त कर को क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्सेज होते हैं, ठीक है, टैक्सेज जो होते हैं और नॉन टैक्सेस, ठीक है, यानी कि एक नॉन टैक्स स्रोत मतलब हम लोग पर्पज से, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कर प्राप्त होते हैं और नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से, तो जो प्राप्त कर होता है उसको क्या कहा जाता है मित्रों? राजस्व कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूपी की राजस्व व्यवस्था क्या है। राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है? राजस्व विभाग को या राजस्व व्यवस्था को किन दो भागों में बांटा गया है? कौन कौन से भागों में बांटा गया? नंबर 1 प्रशासनिक विभाग और दूसरा विभाग है न्यायिक विभाग। राजस्व विभाग को किन दो भागों में बांटा गया मित्रों? प्रशासनिक विभाग और न्यायिक विभाग। अब यहाँ हम लोग देखते हैं प्रशासनिक विभाग। अब प्रशासनिक विभाग का क्या है कि प्रशासनिक विभाग जो है का मुख्यालय, सबसे पहले पूछे कि प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है मित्रों, अब इनके सदस्य कितने होते हैं? 2। ठीक है, अब कितने भागों में, इसको कितने प्रकोष्ठ में बांटा गया है? 14 प्रकोष्ठ में। अब यहाँ तक अनुभाग पूछेगा, जब अनुभाग अगर पूछता है तो कितने अनुभाग हैं इसके? प्रशासनिक विभाग के 19 अनुभाग हैं। कितने हैं? 19। ठीक है, 19। अब यहाँ हम लोग देखते हैं न्यायिक विभाग। अब न्यायिक विभाग को कितने, इसका मुख्यालय क्या? न्यायिक विभाग का मुख्यालय कहाँ है? हाईकोर्ट प्रयागराज। ठीक है, हाईकोर्ट कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद। और यहाँ हम लोग देखते हैं इसमें सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं मित्रों। और अनुभाग कितने हैं? इनको 2 अनुभाग में बांटा गया। कितने अनुभाग में बांटा गया है? 2 अनुभाग में। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे चलते हैं राजस्व परिषद। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार में कि राजस्व परिषद का गठन कब हुआ? तो 1831 में हुआ। कब हुआ? 1831 में, तो 1831 में हुआ। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि राजस्व परिषद, ठीक है, जो हम लोग यहाँ देखते हैं राजस्व परिषद में जिले का प्रमुख कौन होता है मित्रों? तो यहाँ पे जिले का प्रमुख होता है डीएम यानी जिलाधिकारी। ठीक है, अब वहीं हम लोग देखते हैं राजस्व में तो उप जिलाधिकारी का किस स्तर पे होता है? एसडीएम यानी तहसील स्तर पे। ठीक है, तहसील स्तर पे होता है। अभी आप देखते हैं संभाग मंडल का प्रमुख कौन होता है? संभाग अथवा मंडल, आपसे दोनों में से कोई एक पूछेगा। ठीक है, संभाग जब पूछेगा तो 18 और मंडल ही पूछेगा तो 18। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि मंडल का प्रमुख कौन होता है? आयुक्त यानी कि कमिश्नर। ठीक है, जो कि जिलाधिकारी रैंक, जैसे डीएम से जो ऊपर इनका प्रमोशन होकर बनता है तो वो कमिश्नर बनते हैं। ठीक है, ये कमिश्नर कहाँ पर होते हैं? महानगर में। कहाँ होते हैं मित्रों? महानगर में। जैसे कानपुर है, कमिश्नरेट में होते हैं, जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम लागू है वहाँ होते हैं। अब आगे चल के हम लोग इसी के बारे में और देखेंगे कहाँ कहाँ कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। ठीक, अब आते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं कि आयुक्त यहाँ हम अभी बताए थे आपको कि आयुक्त कमिश्नर जो होता है वो जो होता है कहाँ पे होता है? मंडल में होता है। ठीक है, मंडल में यह संभाग, ठीक है, का मालिक होता है, मंडलायुक्त जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कमिश्नर। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, अब ये तो मंडल स्तर पे होता है कौन? आयुक्त यानी कि कमिश्नर। अब यहाँ देखते हैं कि जो डीएम होता है वो जिलाधिकारी होता है, जिला स्तर पे होता है। ठीक है, अब तहसील स्तर पे होता है एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी। ठीक, और इसके बाद आता है तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार के बाद आता है नायब तहसीलदार। ठीक है, सबसे छोटा न्यायिक पद यहाँ हम लोग उसके नायब तहसीलदार के बाद आता है कानून गो। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा क्वेश्चन बन जाता है? सबसे छोटा न्यायिक पद है। ठीक है, राजस्व विभाग का जो है सबसे छोटा न्यायिक पद कौन सा है? तो नायब तहसीलदार। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं गांव स्तर में कौन होता है? लेखपाल होता है। ठीक है, अब यहाँ ब्लॉक स्तर में होता है एडीएम। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है बीडीओ, ये खंड विकास अधिकारी। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर उसके बाद आता है एडीओ पंचायत। ठीक है, ऐसे करके ये एक श्रेणी बनी हुई है। आयुक्त यानी कमिश्नर से, यानी मंडल का पूरा ये है। एक मंडल में क्या होगा? जिला होगा, वहाँ कई सारे ज़िले होंगे, उनके स्तर में ये तहसील में काम करने वाले होंगे, गांव स्तर पे कार्य करने वाले होंगे, ब्लॉक स्तर में काम करने वाले होंगे। ठीक, ये हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, अब आता है क्या? सचिवालय, सचिवालय। ठीक है, राज्य सचिवालय यानी कि राज्य सरकार का, इसको क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र। क्या कहा जाता है मित्रों? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य सचिवालय को क्या कहा जाता है? राज्य सरकार का तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम कि अब
इसका राज्य सचिवालय का क्या, वहाँ पे कौन कौन से लोग अधिकारी होते हैं, कौन कौन से लोग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होता है, प्रमुख सचिव, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, ठीक। अब ये सबसे बड़ा कौन होता है, अधिकारी होता है कि कहाँ का, राज्य सचिवालय का, ठीक है, स्टेट सेक्रेटरीट का। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अब प्रमुख सचिव के बाद कौन सा आता है, विशेष सचिव, यानी कि इसको बोलते क्या है, स्पेशल सेक्रेटरी, ठीक है, स्पेशल सेक्रेटरी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं स्पेशल सेक्रेटरी के बाद आता है उप सचिव, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी। उसके बाद आता है अनुभाग सचिव, यानी कि संभाग, ठीक है, मंडल का, सॉरी अनुभाग सचिव, ठीक है। ये यहाँ का राज्य सचिवालय का ये क्या है, तंत्रिका तंत्र ये बना हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे अधिकारी काम करते हैं, ठीक है। अब आता है, हम लोग देखते हैं कि यूपी में राजस्व संहिता कब लाई गई। यूपी में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब लाई गई, 2006 में। पहला संशोधन इसमें कब किया गया, 2015 में किया गया मित्रों। अब इसमें पहला संशोधन जब किया गया 2015 में, तो क्या क्या जोड़ा गया इसमें, 16 अध्याय, 234 धाराएं और 4 अनुसूची, ठीक है। ये पूछता है, आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। 16 अध्याय, 234 धाराएं और 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। इसके बाद आता है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसमें कितनी 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 जनसंख्या है, 20 करोड़ से अधिक है, ठीक है। और ये हम लोग देख, इसका क्षेत्रफल क्या है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ये हम लोग देख, संभाग अथवा मंडल कितने हैं, कुल टोटल कितने मंडल हैं, 18 हैं। राजधानी इसकी क्या है, लखनऊ है। राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु पूछा है, राष्ट्रीय नहीं, ध्यान रखिएगा, राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। अब ये हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, और पुलिस व्यवस्था। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था जो हम लोग देखते हैं। अब प्रशासनिक ढांचा, यहाँ हम लोग देख लेते हैं प्रशासनिक ढांचा में क्या क्या आता है। प्रशासनिक ढांचा में आता है, यहाँ हम लोग देखते हैं प्रशासनिक इकाइयाँ। प्रशासनिक इकाइयों में कौन कौन से आते हैं, मंडल आते हैं। कितने आते हैं, मंडल है टोटल यूपी में 18 मंडल है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं संभाग। क्या बोलते हैं, संभाग, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रशासनिक इकाई के बाद आता है पुलिस संगठन। अब पुलिस संगठन में क्या क्या, कौन कौन से अधिकारी कार्य करते हैं। यहाँ प्रशासनिक इकाई में कौन कौन से काम करते हैं, पहले सबसे हम लोग देख लेते हैं मंडल। मंडल के बाद आते हैं जिला। जिले का मुखिया कौन होता है, डीएम यानी जिलाधिकारी। मंडल का मुखिया कौन होता है, कमिश्नर, अभी मैंने बताया था, ठीक है, कमिश्नर। और अब हम लोग यहाँ देखते हैं, जिले के बाद आता है तहसील। तहसील के बाद क्या आता है, उसी में ब्लॉक। ब्लॉक के बाद क्या आता है, राज्य पुलिस प्रमुख, ठीक है, राज्य पुलिस प्रमुख। और राज्य पुलिस प्रमुख के बाद आते हैं जोन प्रमुख। और जोन प्रमुख के बाद आते हैं रेंज प्रमुख, जिला प्रमुख, ठीक है। अभी यही हम लोग देख लेते हैं, इसी में राज्य पुलिस प्रमुख के आते हैं डीजीपी। कौन आते हैं, पुलिस संगठन के में कौन आते हैं, डीजीपी। सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है पुलिस विभाग का, डीजीपी राज्य का। फिर आते हैं एडीजी, ये कौन होते हैं, जोन के प्रमुख, अपर पुलिस महानिदेशक जिनको बोलते हैं हम लोग। रेंज प्रमुख कौन होते हैं, डीआईजी पब्लिक पुलिस उप महानिरीक्षक जिनको बोलते हैं। जिला प्रमुख कौन होते हैं, एसएसपी पब्लिक एसपी। ये दोनों ही जिले में हो सकते हैं पोस्टिंग इनकी, ठीक है। अब यहाँ आते हैं उप विभागीय अधिकारी। अब उप विभागीय अधिकारी कौन होते हैं, डीएसपी यानी पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि डीएसपी क्या होता है, पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है। डीएसपी क्या होता है, पुलिस उपाधीक्षक। इनको क्या बोलते हैं, उप विभागीय अधिकारी, ठीक है। थाना प्रभारी को क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर या एसएचओ, ठीक है। थाना इंचार्ज होता है, ठीक है, एसएचओ, ठीक है। और उप निरीक्षक एसआई, जिसको बोलते हैं जांच अधिकारी, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। हेड कांस्टेबल क्या होता है, हेड कांस्टेबल ही होता है, ठीक है। जो इसको बोलते हैं थाना का जो होता है मुहर्रिर, हेड मुहर्रिर इसको भी बोल सकते हैं। हेड कांस्टेबल ई रैंक का होता है वो, ठीक है। तो उसके बाद आता है कांस्टेबल, सीपी, सिविल पुलिस में जो है कांस्टेबल होता है, ठीक। ये आपका पुलिस संगठन का होगा। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि पुलिस विभाग का जिले का मुखिया कौन होता है, तो कौन होता है जिले का मुखिया, एसएसपी पब्लिक एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है, राज्यपाल जो है संविधान का जो होता है संवैधानिक का, राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक
प्रमुख होता है। कौन सा इसमें इसका प्रावधान कहाँ दिया है मित्रों? इसका प्रावधान दिया है आर्टिकल 155 में, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब इसके बाद आता है मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्यपाल के बाद आते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री को अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए एक मंत्रिपरिषद की स्थापना होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के साथ में बैठकर कार्य कर सकता है। तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री के पास। ठीक है, अब इसका प्रावधान, मुख्यमंत्री का प्रावधान किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 164 में, कि राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा जिसके साथ में एक मंत्रिमंडल होगा यानी मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव विभागों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? प्रमुख सचिव होते हैं। ठीक है, प्रमुख सचिव कौन होते हैं? विभागों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, प्रशासन के स्तर पर। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम जो हमने आपको बताया रखा है कि आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? आर्टिकल 213 के तहत क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ये 213 के तहत में क्या कर सकता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग चलते हैं इसी में। अब आता है विशेष बल। अब विशेष बल कौन कौन से होते हैं? देखिए हम लोग देख लेते हैं विशेष बल। अभी हम लोग देखते हैं विशेष बल के बारे में। विशेष बल क्या है? पीएसी, जैसे हम लोग जैसे सुनते हैं नाम, कभी कभी उनके बारे में जानकारियाँ नहीं होती हैं। जैसे पीएसी है, एटीएस है, एसटीएफ है, यूपी 112 है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी बता देते हैं। जैसे पीएसी है, पीएसी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। ठीक, राज्य सशस्त्र बल। एटीएस, ठीक है, एटीएस जो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड, आतंकवादी विरोधी इकाई। ठीक है, एसटीएफ क्या है? स्पेशल टास्क फोर्स, विशेष कार्य वाला। ठीक है, 112 क्या है? यूपी 112 इमरजेंसी सर्विस यानी कि आपातकालीन सेवा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब राज्य संबंधी अधिनियम, कुछ हम लोग आज अधिनियम पढ़ लेते हैं मित्रों। ठीक है, तो अधिनियम क्या है? राज्य संबंधी अधिनियम ये है कि जो उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश जमींदारी प्रथा उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लाया गया मित्रों? 1950 में आया। ये किसके लिए आया? भूमि सुधार के लिए। ठीक है, यूपी में क्या कह, यूपी में भूमि राजस्व संहिता कब लाई गई मित्रों? 2006 में। प्रथम संशोधन कब हुआ? 2015 में। तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? मैंने अभी पिछले बता दिया है। इसमें जो है क्या क्या जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया, पहला संशोधन 2015 में हुआ। तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? 16 अध्याय, 234 धाराएं और 4 अनुसूची को ऐड किया गया मित्रों। क्या किया गया? इसमें ऐड किया गया। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ देख लेते हैं। हाँ, अब आता है संभाग। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं संभाग कितने हैं। मैं उतनी देर से बहुत कई बार बता चुका हूँ। संभाग अथवा मंडल कितने हैं? 18 मित्रों। कितने हैं? 18 मंडल हैं। ठीक, इनका हेड कौन होता है? मुखिया कौन होता है? यानी कि आयुक्त या कमिश्नर होता है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं जिलों की संख्या कितनी? 75। इनका मुखिया कौन होता है? जिलाधिकारी। ठीक, जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अभी हम लोग देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बना था, ये कब बना था? 2 दिसंबर 2024 को 76वां जिला प्रयागराज का कुंभ क्षेत्र जो था उसको घोषणा किया गया था 2 दिसंबर 2024 को। अस्थायी रूप से ये जिला बनाया गया था, 76वां जिला। ठीक है मित्रों, अब आगे हम लोग देखते हैं जोन कितने हैं मित्रों। जोन है उत्तर प्रदेश में 8 आईजी जोन है जो। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेंज कितनी है? 18 रेंज है। ठीक है, रेंज कितनी है? 18 जो कि डीआईजी रेंज है। ठीक है, अब पुलिस कमिश्नरेट कितने हैं? कुल 7 है। मैंने भी बताया था ना, पुलिस कमिश्नरेट कितने हैं? 7। अब कौन कौन से हैं 7 कमिश्नरेट? ठीक है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा। ये क्या है? कमिश्नरेट। यहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम चलता है। ठीक है, केंद्रीय कारागार कितने हैं? कुल 8 केंद्रीय कारागार हैं मित्रों। कौन कौन से हैं? आगरा, फतेहगढ़, नैनी जो प्रयागराज में बना हुआ है, और वाराणसी, बरेली और लखनऊ और इटावा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं बरेली में कितने कारागार हैं मित्रों? 2 कारागार हैं। ठीक है, एक जिले में केवल एक जिलाधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे 2 जिलाधिकारी नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन कभी दे देगा तो कितना है? सिर्फ 1।
ठीक है, सिर्फ क्या करना है, एक ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे कि यूपी में विधान परिषद की सीटें, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, 100 सीटें हैं। कितनी मित्रों, 100 सीटें हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसका प्रावधान कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 169 में दिया है। कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 169 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी मित्रों, 31 सीटें हैं। ठीक है, इनका प्रावधान किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 170 में। ठीक है, 170 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा की सीटें 31, प्रावधान 170 में। विधान परिषद की सीटें 100, आर्टिकल 169 में। ठीक, यूपी में राज्यसभा की सीटें 80 है। यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है, 403। ठीक, इन्हीं को हम लोकसभा की बोल सकते हैं। ठीक है, लोकसभा जो चुनाव होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जिले में पुलिस का प्रधान, अब देखते हैं हम लोग जिले में पुलिस का प्रधान कौन होता है। अभी मैंने बताया था, जिले में पुलिस का प्रधान होता है एसपी / एसएसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिए है तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आप लिखेंगे, अगर पुलिस अधीक्षक दिए है तो आप पुलिस अधीक्षक को टिक लगाएंगे। ठीक है, रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, डीजीपी रेल होता है। ठीक है, अब ये हम लोग देखते हैं थाने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, एसएचओ, इसके बारे में भी मैंने बताया। स्टेशन हेड ऑफिसर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो स्टेशन हेड ऑफिसर। अब एब्सेंस में, इसके एब्सेंस में कार्य कौन करेगा, अगर ये मौजूद नहीं तो वहाँ पे एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर कार्य करेगा। ठीक, अब एसएचओ और इंस्पेक्टर का स्थानांतरण कौन करता है, एएसपी करता है। कौन करता है मित्रों, एएसपी करता है। इस बात को ध्यान में रखना है मित्रों। अब यहाँ देखते हैं पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस संहिता भी लेकर आए थे। ठीक है, यूएनओ के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर कितने पुलिसकर्मियों की होना चाहिए, 222 पुलिसकर्मी होनी चाहिए। ठीक है, 222 पुलिसकर्मी होना चाहिए। और यहाँ देखते हैं हम लोग यूपी का प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ है। यूपी का प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ पे स्थापित किया गया, बरेली में। बरेली में कितने कारागार है मित्रों, 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पुलिस अधिनियम 1861 में के तहत क्या किया जाता है, संख्या दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि पुलिस अधिनियम 1861 के में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट क्या होना चाहिए, दाखिल हो जानी चाहिए। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें 90 दिन का पुनः बढ़ाया भी जा सकता है समय। ठीक है, ये समय रहता है नॉर्मली कि आप 90 दिनों के अंदर चार्जशीट 1861 के अनुसार आप न्यायालय को दाखिल कर देंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी घटना है, जांच है, तो उसका 90 दिन एक बार और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यही 90 दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं कि अब एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है। कई लोग एफआईआर कहते हैं, एफआईआर चिल्लाते हैं, लेकिन कई लोगों को एफआईआर का फुल फॉर्म पता नहीं होता है। ये हम लोग देख लेते हैं। एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये देखते हैं कि एफआईआर कितने प्रतियों में तैयार की जाती है, 3 प्रतियों में। एक प्रति क्या की जाती है, एक प्रति वादी को दी जाती है। ठीक है, जो एफआईआर करता है उसको एक प्रति दी जाती है। ठीक है, 3 प्रतियों में तैयार की जाती है। पुलिस की डायरी को क्या कहा जाता है, जीडी यानी कि जनरल डायरी कहा जाता है, जीडी कहा जाता है। ठीक है, थाने का रिकॉर्ड लिपिक कौन रखता है, यानी कि थाने का रिकॉर्ड कौन रखता है, या लिपिक किसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, हेड मुहर्रिर को। हेड मुहर्रिर को क्या कहते हैं, हेड कांस्टेबल को। ठीक है, यूपी में चकबंदी प्रथम बार कब आई, लागू की गई। चकबंदी कब लागू की, 1954 में। ठीक है, यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। यूपी में प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। यूपी विधानसभा विधानसभा क्या होती है, निम्न सदन होती है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, इसका प्रावधान किस में दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 170 में। ठीक है, विधानसभा का प्रावधान किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 170 में। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यूपी विधान परिषद का प्रथम, यानी विधान परिषद क्या होता है, उच्च सदन होता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन था, चंदबाल। ठीक है, इसका प्रावधान किस में दिया हुआ है, एक आर्टिकल 169 में। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यूपी में वैट कब लागू किया, 1 जनवरी 2008 को। ठीक है, यूपी में नई कृषि नीति कब लागू की गई मित्रों, 2013 में। कब लागू की गई, 2013 में। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में आया। ठीक है, भूमि मापन की इकाई
तो क्या कहा जाता है, एकड़ कहा जाता है। ठीक है, भूमि किसमें यहाँ पे आती है, एकड़ में। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूपी में लोक अदालतों की शुरुआत कब हुई, 1987 में। कब हुई मित्रों, 1987 में की गई। ठीक है, पुनर्गठन का, यूपी का पुनर्गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है, यूपी राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई, 1831 में। ठीक है, जिसका मुख्यालय प्रयागराज नहीं है, ठीक है, बल्कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है। ठीक है, राजस्व परिषद की। ठीक है, अब यही कि राजस्व की न्यायिक, अब इसमें राजस्व में आते हैं दो, कौन कौन से आते हैं, प्रशासनिक और प्रशासनिक एवं न्यायिक। ठीक है, तो न्यायिक का है इलाहाबाद और प्रशासनिक का है लखनऊ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूपी में किसान भाई योजना कब आई, 1992 में लागू हुई। ठीक, यूपी का 76वां जिला कौन सा, 2 दिसंबर 2024 को प्रयागराज का महाकुंभ क्षेत्र को अस्थायी रूप से जिला घोषित किया गया। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर आज के देख लेते हैं। किसी राज्य के विकास के महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, रेवेन्यू यानी राजस्व होता है। ठीक है, राजस्व विभाग में सबसे महत्वपूर्ण विभागाध्यक्ष कौन होते हैं, राजस्व परिषद के विभागाध्यक्ष। ठीक है, जिसमें जिसको हम लोग चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यूपी में किस वर्ष चकबंदी योजना शुरुआत की गई, इसके बारे में पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। यूपी में किस वर्ष की गई, 1954 में। ठीक, अब आता है किसान भाई योजना कब लाई गई, किसान भाई योजना लाई गई 1992। अब देखते हैं यहाँ पे कि यूपी में वेट कब आया, वेट VAT। ठीक है, तो 2018 में आया। कब आया, VAT वेट 2018 में आया। ठीक है, अब किस वर्ष उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना की गई, 1831 में। आप सभी को बताया गया। राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ में है, वही मैं देखो भाई अभी बताया बिल्कुल। राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ में है स्थित है, जबकि राजस्व परिषद का न्यायिक कार्यालय कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद प्रयागराज में। वही यहाँ पे गलती हुई थी, वहाँ पे हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, अब ये हम लोग चलते हैं अब ये देखते हैं कि कौन सा पदाधिकारी राजस्व विभाग का प्रमुख प्रशासक होता है, राजस्व सचिव। ठीक है, राजस्व सचिव कौन होता है, प्रमुख प्रशासक होता है किसका, राजस्व विभाग का। ठीक है, राजस्व का प्रमुख सचिव। ठीक है, राजस्व का प्रमुख सचिव। ठीक है, अब इसमें आता है यूपी में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है मित्रों, DGP, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, कौन क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक, पुलिस महानिदेशक। जिले के पुलिस बल का प्रधान कौन होता है, पुलिस बल का। ठीक है, पुलिस अधीक्षक, SP/SSP। अभी हम लोग तो देख लेते हैं कि यूपी में राज्य के भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य के भू अभिलेखों के, ठीक है, रख रखाव का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया है, जिलाधिकारी को। किसको सौंपा गया है, जिलाधिकारी को। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यूपी में पुलिस थाने का कार्यालय, लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है, लेखापाल। ये ठीक है, लेखपाल कौन होता है, हेड कांस्टेबल, यानी कि हेड कांस्टेबल जिसे हेड मुहर्रिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेड मुहर्रिर ऑप्शन में आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट पेज में ये देखते हैं हम लोग, यूपी में राज्य पुलिस किसके निर्देशन एवं आरक्षण में कार्य करती है। यूपी में राज्य पुलिस जो होती है, स्टेट पुलिस, किसके निर्देशन में कार्य करती है मित्रों, तो DGP यानी कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश में काम करती है। अब मुख्यमंत्री, यहाँ हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री को आर्टिकल 164 का प्रावधान है कि राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा, फिर उसके बाद एक राज्यपाल होंगे, राज्य के राज्यपाल होंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका प्रावधान दिया आर्टिकल 155 में। राज्यपाल की आयु कितनी होगी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। आगे हम लोग देखते हैं किस पुलिस एक्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस संचालन किया जाता है। किस पुलिस एक्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस संचालन किया जाता है, तो पुलिस प्रशासन संचालन किया जाता है पुलिस एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, पुलिस एक्ट 1861 के तहत किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। नारी बंदी निकेतन कहाँ स्थित है, नारी बंदी निकेतन लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आगे आ जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो मित्रों कहाँ स्थित है,
ये मुरादाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुरादाबाद में स्थित है। FIR का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। राज्य के किस जिले में, ठीक है, राज्य के किस जिले में प्रथम केंद्रीय कारागार की स्थापना की गई? तो बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में की गई। यहाँ पे कुल कितने कारागार हैं? 2 केंद्रीय कारागार हैं। ठीक है मित्रों। अब यूपी में कुल कितने संभाग हैं? तो 18 मंडल या संभाग एक ही बात होती है, 18 मंडल हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि यूपी में विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? विधानसभा का गठन, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का प्रावधान किस में दिया है? आर्टिकल 170 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 अप्रैल 1937 में किया गया गठन। इसका प्रावधान किस में दिया है? 170 में, आर्टिकल 170 में। ठीक है। विधानसभा की कुल सीटें 403। कितनी है मित्रों? 403। विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 403। ठीक है, 403। अभी हम लोग देखते हैं कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का ढांचा किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय है। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आए हुए क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब हुई? 1937 में हुई। लोक अदालतों की शुरुआत कब हुई? 1937 में। अभी 3 महीने के अंदर में एक लोक अदालत लगाई जा रही थी, अब लोगों को जानकारी होगी, जिसमें कई सारे केसेस जो हैं पेंडिंग, छोटे से छोटे केस, बड़े काफ़ी स्तर के जो है उसमें केस को क्या किया डिस्पोज किया जा रहा था। अब यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का ढांचा किस प्रकार का? त्रिस्तरीय क्या है? अब यहीं एक क्वेश्चन और बनता है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर क्या किया गया? ये क्या किया है? त्रिस्तरीय स्वशासन की नीति आई। अब यहाँ तक 73वां संविधान संशोधन, 73वां, इसमें क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया, जब जो कि 1922 में, ठीक है, किया गया। और भाग इसमें कितने थे? 9। इसमें क्या किया गया? पंचायतों को क्या किया? जोड़ा गया। ठीक है, इसको पंचायतों को क्या किया गया? इसमें जोड़ा गया। ठीक। अब आता है यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन कब हुआ मित्रों? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। ठीक है। भाग कितने थे इसमें? 9। पंचायतों को जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? पंचायतों को जोड़ा गया। अब इसका प्रावधान कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 अड़ा तक दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया? 11वीं अनुसूची में भी शामिल की गई। इसी संविधान संशोधन में किया गया, 73वें संविधान संशोधन में ही क्या किया गया? इसको 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। किसको? 11वीं अनुसूची को। इसमें कितने सब्जेक्ट थे? 29 सब्जेक्ट थे, 29 सब्जेक्ट थे, इसमें विषय थे। ठीक। 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 243 से 243 अड़ा तक। और संविधान संशोधन कौन सा था मित्रों? तो संविधान संशोधन था ये, संविधान संशोधन कौन सा था? संविधान संशोधन था 73वां। कब हुआ ये? 1992 में। कब हुआ? 1992 में। ठीक है। कब हुआ ये? 1992 में। ठीक है। इसमें भाग कितने थे? 9। ठीक है। अब आता है 74वां संविधान संशोधन। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं एक और चीज़ जो आपको बताने लायक थी, वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। द्विस्तरीय सुशासन का ढांचा त्रिस्तरीय किसने किया? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक। अब द्विस्तरीय स्वशासन का ढांचा अपनाने के लिए किसने कहा था? इसकी बात मानी नहीं गई, लेकिन कहा किसने था द्विस्तरीय के लिए? तो इसके लिए कहा था 1977 में अशोक मेहता समिति ने सिफारिश अपनी भेजी थी कि यहाँ पे क्या किया जाए? द्विस्तरीय स्वशासन अपनाया जाए। ठीक है। 1977 में किसने कहा? अशोक मेहता समिति ने कहा। अब यहाँ आता है 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जो। ठीक है। इसे लागू कब किया गया? 1993 में। इसमें क्या क्या ऐड किया गया? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। भाग 9 का जोड़ा गया। ठीक है। क्या क्या किया गया यहाँ पर? 74वां संविधान संशोधन में 1992 में जो हुआ, लागू किया गया उसको 1993 में। इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9 को क्या किया गया? ऐड किया गया यहाँ पर, यानी कि जोड़ा गया। ठीक है। अब आगे आता है कुल विषय कितने थे इसमें मित्रों? तो विषय थे कितने हैं? विषय थे 18। ठीक है। सब्जेक्ट कितने थे? मतलब यहाँ पे 18 सब्जेक्ट को क्या किया गया? इसमें शामिल किया गया। ठीक। अब यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल थे। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त। ठीक है। अब यहाँ बात आती है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80।
यानी 80, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31, ठीक है, 31। तो 80 सीटें कितनी किसकी हैं? लोकसभा की, और राज्यसभा की कितनी है? 31, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहीं अब हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा जो है क्या होती है मित्रों? उच्च सदन होती है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, यानी कि अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है राज्यसभा का प्रधान, जो कि उच्च सदन होता है, ठीक। अब यहाँ हम लोग देखते हैं लोकसभा। लोकसभा होता है निम्न सदन, जिसका प्रावधान आर्टिकल 81। ध्यान रखिएगा, निम्न सदन लोकसभा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 81 यानी कि आर्टिकल 81, और राज्यसभा उच्च सदन यानी कि इसका प्रावधान आर्टिकल 80, ठीक। अब यहाँ आता है कि भारत के लिए क्या होगी? संसद होगी, ठीक है। भारत के लिए एक संसद होगी, ठीक है, जिसमें क्या क्या होंगे ये हम आपको अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पे भारत के लिए एक संसद होगी, जिसका प्रावधान दिया हुआ आर्टिकल 79 में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एक संसद होगी जिसका प्रावधान दिया होगा आर्टिकल 79 में, दिया गया है। क्या दिया गया है? कि भारत की एक संसद होगी जिसमें एक राष्ट्रपति होंगे, और राज्यसभा होगी, और लोकसभा होगी, ठीक है। इनके तीनों से क्या होगा? इन तीनों के मिलने से क्या होगा? संसद का निर्माण होगा मित्रों, संसद का निर्माण होगा। तो राष्ट्रपति का प्रावधान किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 52 में। संसद होगी एक, भारत की एक संसद होगी, तो इसका प्रावधान किस में दिया गया है? इसका प्रावधान दिया गया है मित्रों आर्टिकल 79 में, और राष्ट्रपति होंगे इसका दिया गया है आर्टिकल 52 में। और राज्यसभा होगी, राज्यसभा का गठन हो, ठीक है। राज्यसभा का प्रावधान किस में होगा? आर्टिकल 80 में, और लोकसभा का प्रावधान होगा आर्टिकल 81 में। तो जब ये राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा जब ये तीनों मिल जाएंगे मित्रों, तो जब तीनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? एक संसद का निर्माण हो जाएगा। अब यही हम लोग देखते हैं कि अब संसद में इन सब तीनों की स्वीकृति के बाद में, जब संसद की स्वीकृति के बाद क्या होता है? एक्ट और अधिनियम बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में नियुक्त होती है मित्रों? तो राज्यपाल में नियुक्त होती है। इसका प्रावधान किस में दिया है? आर्टिकल 154 का 1 में, 154 का 1 में दिया हुआ क्या? कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में होगी, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है मित्रों? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये किस में दिया हुआ? आर्टिकल 155 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, और राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं आगे चल के। यहाँ अब हम लोग देखते हैं क्या कि आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है, अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और 213 ध्यान रखिएगा, 123 आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश है। ध्यान रखिएगा, बस केवल अंतर थोड़ा सा ही है, और इसी में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि हु इज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, ठीक। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है, यानी गवर्नर। इसका प्रावधान किस में दिया है? आर्टिकल 155 में। किस में दिया हुआ? आर्टिकल 155 में। और ये हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ आतंकवाद से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है? कहाँ बनाया गया मित्रों? तो ये लखनऊ में बनाया गया है, ठीक है। कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में बनाया गया है। और हम लोग तो जो है, ठीक है। तो इतना ही आज की क्लास यहीं तक मित्रों, धन्यवाद, और बने रहिए अपने न्यू एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ में। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।